इसके अंदर मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ूंगा। कुछ पार्ट्स और आएंगे जिसमें धीरे धीरे करके डिटेल तरीके से इस सेल दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को मैं क्लियर कर दूंगा। सेल थ्योरी को स्टार्टिंग में दो लोगों ने मिलकर दिया था, जिसमें एक का नाम था मैथियस स्लीडन और एक का नाम था थियोडर श्वान। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जूलॉजिस्ट वाले कौन है, एनिमल्स वाले कौन है और बॉटनिस्ट वाले कौन है। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई बाहर की चीजों को, मतलब इंडोसाइटोसिस का मतलब कोई बाहर को चीजों के अंदर की तरफ खींच लेना। इंडो का मतलब होता है अंदर, मतलब कोई बाहर का चीज को अंदर की तरफ अपने तरफ खींच लेना। ये बाहर का चीज है, इसको ये अपने तरफ खींच लिया, इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लोरेशन क्लास 9 का फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेल दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्कूल में ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया होगा या अभी बहुत सारे स्कूल में ये चैप्टर चल ही रहा होगा, पर कंफ्यूजन ये होता है कि जब आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर फर्स्ट बार में समझ नहीं आता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही समराइज तरीके से लेके आया हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी फील होगा। और आप अगर बिगिनर बच्चे भी हैं, थोड़े से एवरेज बच्चे भी हैं, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसका गारंटी मैं आपको 100% देता हूँ। और इसका कंफ्यूजन क्लियर आपको तभी होगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये हमारे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ूंगा। कुछ पार्ट्स और आएंगे जिसमें धीरे धीरे करके डिटेल तरीके से इस सेल दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में इस वीडियो को जज ना करें, प्लीज लास्ट तक देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको हो पाए। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी दोस्त और भी रिश्तेदार, जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, सबको इस चैनल के बारे में पता चले और ये बेहतर कंटेंट के बारे में भी पता चले। और इस नोट्स का अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए होगा तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सेल होता क्या है। तो बेसिकली ये बात तुम्हें ही पता होगा कि सेल एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तुम खुद सोचो, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स का जरूरत पड़ता है, वैसे ही हर एक एवरी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी बनाने के लिए हमें सेल्स का जरूरत पड़ता है। हमें सेल्स को असेंबल करना पड़ता है, ताकि सेल्स को हम जोड़ेंगे तो फिर वो एक लिविंग प्लांट्स का या एनिमल्स का बॉडी बनाए। वैसे ही एक आपने नाम सुना होगा साइटोलॉजी। ये एक वोकैबुलरी है जिसको इंग्लिश में बहुत सारे सीनियर से या अपने टीचर से आपने सुना होगा। तो ये साइटोलॉजी आखिर होता क्या है? ये एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ाई करवाता है, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि रॉबर्ट हुक जो है 1665 के अंदर वो एक पतला सा स्लाइस देखता है बाढ़ का, कॉर्क का। कॉर्क किसको बोलते हैं? तो ये ट्री के जो ऊपर से व्हाइट ब्राउन कलर का जो एक छाला टाइप का रहता है, उसको हम बार्क बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, पुराने जमाने वाला माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसको हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा। उसको लगा कि जाली जैसा एकदम घिरा हुआ है, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर वो देखा और उसी को नाम दे दिया सेल्स, जिसको बाद में लैटिन भाषा में बोला जाता है लिटिल रूम। और ये जो सेल था, ये सेल जो था ये डेड था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कहानी में आते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉफ। ये 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर करते हैं। ये अपने इंप्रूव माइक्रोस्कोप से, जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप था, उससे पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल का डिस्कवर करते हैं और उस सेल को ये एनीमैल्कुलस का नाम दे देते हैं। उसके बाद कहानी में एक गजब ट्विस्ट आता है। आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो 1821 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं, जो सेल के अंदर होता है। जैसे कि आप लोग आगे न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये एक सेल के अंदर का एक ऑर्गेनेल्स है। वैसे ही पुरकिंजे जो है 1839 में ये एक प्रोटोप्लाज्म का नाम देता है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ाई हम आगे करेंगे। फिलहाल आप समझ लें कि प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है, एक लिविंग सब्सटेंस है जो सेल के अंदर होता है। उसके बाद हमारा जो नया एक्सप्लोरेशन बुक आया है, उसके अंदर कुछ फैक्ट्स है, कुछ थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी है, जिसके अंदर बताया गया है कि हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ये इनको फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है। इनको इंडियन साइटोलॉजी का जो है ना फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्लांट क्रोमोसोम्स पे बहुत ज्यादा काम किए, इसके अलावा इनको कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में अगर आपने क्लास 8 में पढ़ रखा था तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और एक प्यारा सा फायर इमोजी भी जरूर कर दिया करना, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे। तो सेल थ्योरी को जो है ना स्टार्टिंग में दो लोगों ने मिलकर दिया था,
सेल थ्योरी को स्टार्टिंग में दो लोगों ने मिलकर दिया था, जिसमें एक का नाम था मैथियस स्लीडन और एक का नाम था थियोडर स्वान। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जूलॉजिस्ट वाले कौन है, एनिमल्स वाले कौन है और बॉटनिस्ट वाले कौन है। तो तुम्हें याद रखना है कि स्वान जैसे कि स्वान को हम डक बोलते हैं, तो डक एक एनिमल्स है, तो थियोडर स्वान और स्वान से एनिमल, तो ये एनिमल्स हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, और इसका उल्टा जो था मैथियस स्लीडन वो हो जाएंगे बॉटनिस्ट। सेल थ्योरी में क्या सब बताया गया, पहले हम वो समझते हैं कि सेल थ्योरी में क्या सब चीजों को बताया गया, मतलब सेल थ्योरी में कहा क्या गया। सबसे पहली बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं। दूसरा, सेल जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। तीसरा, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है वो सेल के अंदर ही होगा। ये 3 पॉइंट आपको सेल थ्योरी के अंदर याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक या एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ये भी आपको पता है। थर्ड, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं। इसके बाद में एक नया हीरो आता है जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ। ये क्या करता है, इस सेल थ्योरी को, इस थ्योरी को और एक्सपैंड करता है और 1855 में एक नया कहानी बोलता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, डिवीजन कर करके, तोड़ तोड़ के जितने भी नए सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनकर आते हैं। यहां तक हमने सेल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया। अब सेल्स के हम क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कि हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नंबर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, क्योंकि हर तो अलग अलग होता है। तो सबसे पहला बात, अगर हम नंबर के बेसिस पे करें तो सेल्स नंबर के बेसिस पे दो तरीके का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है यूनी मतलब एक, मेड ऑफ अ सिंगल सेल दैट परफॉर्म्स ऑल वाइटल फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिंगल सेल से बनता है जो अकेला जितना भी फंक्शंस होता है ना अकेले परफॉर्म करता है। एग्जांपल में एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और सेम जस्ट इसका अपोजिट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है और इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है जहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज इन डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पर हर एक सेल्स होता है ना, हर एक सेल्स का अलग अलग काम होता है और वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए रहते हैं। एग्जांपल्स ह्यूमंस के अंदर और ट्रीज के अंदर जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक क्लियर होगा, समझ आ रहा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल के शेप के बारे में। देखो, कोई भी सेल का जो शेप होता है ना वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा उसका फंक्शन रहेगा, जैसा उसका काम रहेगा, वैसा उसका शेप रहेगा। और शेप के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शेप जिसका एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, वो किधर भी जा सकता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसका एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर शेप। जैसे कि एग्जांपल लो इस एमीबा का, देखो इसका एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, इधर भी जा रहा 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 है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो ये इरेगुलर शेप के अंदर आ गया। वैसे ही ह्यूमन का व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारा WBC, जो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। उसके बाद होता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हमारे नस के अंदर होता है ना, उसको हम नर्व सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स वो लंबे होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, हाईली ब्रांच होते हैं। जैसे कि अपने नस को झांक के देखो, लंबे लंबे नस है ना, पूरा बॉडी में फैला हुआ है ना, हाईली ब्रांच है ना, इधर भी है, इधर भी, हर जगह कनेक्टेड है। और इसका काम क्या होता है, नर्व सेल का काम क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसफर करता है पूरे बॉडी के अंदर, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर पूरा मैसेज को ट्रांसफर करता है। उसके बाद होता है रेड ब्लड सेल्स, RBC। इसका जो शेप होता है ना वो बाइकनकेव होता है, डिस्क शेप का होता है, और ये टू स्क्वीज थ्रू ब्लड वेल्स एंड कैरी ऑक्सीजन। और इसके अंदर जो है ना ऑक्सीजन, इसके अंदर जो है ना ऑक्सीजन होता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें मसल सेल्स के बारे में, जैसे कि अगर तुम एक्सरसाइज वगैरह करते होगे तो जब तुम्हारा बॉडी पंप होता होगा तो तुम गौर करते होगे कि हमारा जो मसल सेल्स होता है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, इलोंगेटेड रहता है और वो कंट्रैक्टाइल होता है ताकि बोन्स पुल करेंगे। जैसे अगर तुम एग्जांपल लो अपने बाजू का, जब तुम अपने फोरआर्म्स को बनाते हो, ऊपर में मसल सब बनाते हो, तो उस टाइम जब अपने हाथ को तुम कंट्रैक्टाइल करोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे बोन्स थोड़े से ऊपर आते हैं और उसी कारण तुम्हारा मूवमेंट भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं मसल सेल्स। अब हम चलते हैं सेल के उसके साइज पे, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। मोस्टली जो सेल्स आपने देखा होगा वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। हम डायरेक्टली किसी भी सेल्स को अपने आंख से नहीं देख सकते, आपने बस सेल्स का नाम सुना है, पर क्या एग्जैक्टली में आपने कभी उसको देखा है अपने आंखों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। हम सेल्स को हमेशा माइक्रोमीटर में उसको हम करते हैं। आपको ये क्या पता है कि हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये कुछ डाटा आपको याद रखना होगा एज इट इज, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे ही सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है।
इसका जो साइज होता है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होता है और ये विजुअल होता है हमारे नेकेड आइज। हम अपने आंख से ऑस्ट्रिच के एग को देख सकते हैं। जैसे ये आप फोटो देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच का एग है, इसको हम अपने आंख से देख सकते हैं। जब वो अपना बच्चा अंडा देता है तब उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। और एक होता है लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो हमारा ह्यूमन का नर्व सेल है। हमारे हाथों का जो नस है वो ह्यूमन नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, लगभग 1 मीटर तक होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान पे रखनी है। अब हम सेल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे लगभग जो सेल होता है ना उसमें 3 मेन फीचर्स होता है। यहाँ पे बेसिकली 3 मेन फीचर्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे 3 चीज है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस हो गया और तीसरा साइटोप्लाज्म हो गया। अब चलते हैं हम बारी बारी करके समझते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये न्यूक्लियस क्या होता है और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको पहले से भी पता होगा। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर से जो एक लेयर होता है, इसके ऊपर से जो एक लेयर होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो लिविंग होता है, वो ऑटोनोमोस्ट होता है, वो पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा लचीलापन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन। मैंने क्या बोला कि ये जैसे एक अगर सेल है, इसके ऊपर से जो एक मेम्ब्रेन रहता है पतला सा, बाहर से फ्लेक्सिबल, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है यह बात आपको? और ये क्या करता है, ये सेल को पूरा कवर करके रखता है। इसका काम है इसका कवरिंग करना। इट इज ऑफ अ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है क्या चीज से? ये लिपिड के बाइलेयर से और प्रोटीन से ये बनता है। आपको पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताओ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज से बनता है, तो आपको बताना है कि ये लिपिड के बाइलेयर और ये प्रोटीन से बनता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमने ऊपर पढ़ा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, चलो ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी चलेगा, इसको कुछ खाना चाहिए या इसको वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसको लाना है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल है जो अलाउ करता है कुछ सर्टेन यूजफुल मटेरियल्स को अंदर जाने और बाहर आने में, व्हाइल प्रिवेंटिंग अदर्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर मुझे कुछ काम का चीज लाना है या न्यूक्लियस के अंदर से कुछ फालतू चीज बाहर फेंकना है, तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम देता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल है। जो काम का चीज है उसी को ये आने देगा और जाने देगा, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, जैसे कि ये तो मैंने अभी पढ़ा ही दिया। नेक्स्ट हम समझते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन आपने इसको पहले भी समझा होगा, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, डिफ्यूजन। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ये एक अचानक से मूवमेंट है गैस का। कैसा गैस? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है गैस का, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन में गैस जो है ना अचानक से फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगरबत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल लो अगरबत्ती का। आपने घर में अगरबत्ती जलाया, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपने अगर यहाँ पर अगरबत्ती जलाया है तो ये इसी साइड मूव करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अगरबत्ती लॉन्च किया है, यहाँ लगाया, हो सकता है इसका धुआं इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए। ये तो कोई फिक्स बात नहीं है, इधर भी जा सकता है। तो यही एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम इसी कंटेंट है इसका, यही बात है, बस यहाँ पर हम वाटर का मूवमेंट करते हैं, एक हायर वाटर कंसंट्रेशन से एक लोअर वाटर कंसंट्रेशन के थ्रू। किसके थ्रू? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और मैंने बताया कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है, ये होता है कि ऐसा चीज जो बस काम की चीज को अंदर और बाहर जाने दे, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के अंदर 3 और बातें आती हैं, जैसे कि एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता देता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बाहर का पानी भी इक्वल है और अंदर का पानी भी इक्वल है। सेल जो है अपने साइज में रहेगा, ये सेल है बाहर का भी पानी सेम है, अंदर का भी पानी सेम है। ये जो सेल है ये अपने साइज के अकॉर्डिंग ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। वहीं पर एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि इसके बाहर के पानी ज्यादा होगा, इसमें बाहर के पानी ज्यादा होगा तो अंदर में पानी कम होगा। इसके बाहर में पानी ज्यादा है तो अंदर में पानी कम है, तो बाहर का पानी जो है अंदर की तरफ जाएगा। तो अंदर के पानी तरफ जो पानी जाएगा तो क्या होगा, उससे अंदर का पानी, ये सेल जो है वो फूल जाएगा, पानी इसमें भरेगा तो ये फूल जाएगा। जैसे कि ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, इसमें बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है, तो बाहर का पानी जब अंदर जाएगा तो ये जो चिपका हुआ छोटा सा छोटू था ये तो फूल जाएगा ना, खुद गौर करो। तो वही जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का केस लेते हैं तो इसके अंदर अंदर का पानी ज्यादा है और बाहर का पानी कम है, तो अंदर का पानी बाहर जाएगा। तो जब अंदर का पानी बाहर जाएगा तो ये सूख जाएगा, यही होता है डिफरेंस। इसी को हम बोलेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब आउटसाइड वाटर इज लो, बाहर का पानी कम होता है,
शुगर सॉल्टी होता है, ये सुगरी होता है वो। और वाटर लीव्स द सेल, बाहर का पानी कम है तो अंदर का पानी ज्यादा होगा, अंदर का पानी बाहर छोड़ देगा, वाटर लीव्स कर देगा, वहीं पर वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगा। उसके बाद हम समझते हैं इंडोसाइटोसिस के बारे में और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। इंडोसाइटोसिस सॉरी इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई बाहर की चीजों को, मतलब इंडोसाइटोसिस का मतलब कोई बाहर को चीजों को अंदर की तरफ खींच लेना। इंडो का मतलब होता है अंदर, मतलब कोई बाहर का चीज को अंदर की तरफ अपने तरफ खींच लेना। ये बाहर का चीज है, इसको ये अपने तरफ खींच लिया, इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल टू इनगल्फ फूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के खाने को अंदर की तरफ खींच लेता है, उसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। जैसे कि एमीबा, एमीबा ऐसे ऐसे फैला रहता है, बाहर का खाना ये है अगर, तो ये ऐसे घूम घूम के इसको अपने अंदर लपेट लेगा, तो वही हो गया एमीबा एग्जांपल। और एक्सोसाइटोसिस मतलब अंदर का खाना को बाहर की तरफ फेंक देगा, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो अंदर के खाने को भी बाहर फेंक देगा, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक लास्ट चीज, एक सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे को क्लास को हम कल से करेंगे। तो सेल वॉल, तो जैसे मैंने बताया ना, सेल वॉल जो होता है ना वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि मैंने पढ़ाया तुम्हें अभी कि ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर से तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर से जो है ना वो हमारा सेल वॉल होता है। सबसे आउटरमोस्ट वाला पार्ट ये रिजिड होता है और ये डेड सेल होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। लिविंग सेल जो था, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो एक लिविंग सेल था, पर ये जो सेल वॉल है ये एक डेड सेल है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और फ्रीली परमिएबल है, ये फ्रीली परमिएबल है, आराम से पानी अंदर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ आएगा, मतलब फ्रीली परमिएबल है। और एक्स्ट्रा लेयर, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर भी पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर भी यहाँ पे पाया जाता है। अगर हम कॉम्पोजिशन का बात करें, सेल वॉल बनता है कैसे, तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से बनता है और फंगी के अंदर सेल वॉल चिटिन से बनता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से बनता है और फंगी के अंदर सेल वॉल चिटिन से बनता है। इस सेल वॉल का काम क्या होता है? सबसे बाहर वाला है, इसका काम है कि सेल को प्रोटेक्ट करना, इसका काम है सेल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना, रिजिडिटी देना और प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बताना। जब अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा तो फूट जाएगा ना वो, तो उस फूटने से ये बचाता है, उसको बर्स्ट होने से बचाएगा, ये इसका काम है। एक लास्ट कंटेंट, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तो जब एक लिविंग सेल को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, जब एक लिविंग सेल को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के रखेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो हाइपोटोनिक का केस होता है, तो उसके अंदर से पानी छूटने लगेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, तो लिविंग कंटेंट जो था वो श्रिंक कर जाएगा, पानी बाहर पूरा निकल जाएगा और सेल वॉल से बाहर चले जाएगा। इसी कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब एक लिविंग प्लांट सेल को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वो अपने पानी को छोड़ देगा ऑस्मोसिस के थ्रू। बाकी का जो कंटेंट है, जिसमें अभी बाकी है बहुत सारा कंटेंट, पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो है नहीं मेरे पास, तो कैसे पढ़ाऊंगा। तो आगे कंटेंट जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, ये सब का जो कंटेंट है, ये आज पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा नॉर्मल रहने देते हैं। कल से मैं आपको आगे का लेक्चर कराऊंगा। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा, तुम्हें समझ आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमारा सपोर्ट और आगे जाए, और हर एक क्लास 9 के बच्चों को एक प्रॉपर कंटेंट, एक जेन्युइन कंटेंट, रॉ और रियल टीचिंग मिले, ऑनलाइन से ऑफलाइन तरीका वाला, ताकि हर बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।